बेसिकली मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पापा, माय फादर, जो हमेशा से मेरे साथ रहे हैं। किसी भी परिस्थिति हो, किसी भी वो हो, हमेशा उन्होंने मुझे सीखने को दिया है, समझाने को दिया है, लोगों में कैसे रहना है। मेरे पापा ने जब मैं चुनाव लड़ा था लास्ट टाइम पे, जब हमारी मीटिंग थी, उस दिन भी मेरे को उनको भाषण के लिए बोला कि हालांकि वो कभी भाषणबाजी करते नहीं है, उनको आता भी नहीं है। उन्होंने बस उनके भाषण में एक ही चीज़ बोली कि बेटा, राजनीति में आप आ रहे हो, अभी भी चुनाव के 2 दिन हैं, शेष है, अभी भी तू मना कर देना। यदि राजनीतिक, जैसा कि उन्होंने सुना कि करप्ट ज़्यादा होती है, यदि तूने ऐसा किया तो अभी भी मना कर देना, बाकी 2 दिन बचे हुए चुनाव के, तू मत लड़े अभी भी, परंतु सच्ची राजनीति करेगा, ईमानदारी से करेगा तो ही तू राजनीति में आगे कदम बढ़ना। तो ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। तो बेसिकली मेरे पापा माई आइडियल है। नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज चैनल जेडीपी न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान विनोद शर्मा जी, जो कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम से पार्षद है। आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? बेसिकली राजनीति की, सबसे पहले तो मैं आप न्यूज़ चैनल जेडीपी न्यूज़ को नमस्कार करता हूं, और जो भी मेरे इसके दर्शक हैं सबको नमस्कार, प्रणाम। बेसिकली राजनीति की शुरुआत मेरी बीजेपी युवा मोर्चा से हुई। मैं युवा मोर्चा से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैं सामाजिक राजनीति में काफ़ी दिनों से एक्टिव था। धीरे धीरे युवा मोर्चा से जुड़ते लोगों में काफ़ी मेलजोल थी मेरी, अक्सर लोगों से मिलना जुलना, उनके काम करवाना था। फिर लोगों के कहने पे मैंने चुनाव लड़ा पार्षद का, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैंने भारी मतों से विजय हासिल की, और मैं लोगों की समस्याओं को सुनकर आगे बढ़ा हूं और पार्षद बना हूं। आज उनकी समस्याओं को अभी भी सुन रहा हूं और उनकी समस्याओं का समाधान रेगुलरली कर रहा हूँ। जैसा कि राजनीति में हर आदमी के पास में एक समस्या आती है, हर आदमी को सफल होने के लिए उनको कई समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। आपके सामने ऐसी कौन कौन सी समस्या थी? समस्याएं बेसिकली कुछ नहीं। पार्षद बनने से पहले ये होता था कि पार्षद बनने के बाद अपन पब्लिक की हर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे, पर पार्षद बनने के बाद ऐसा लगता है कि उसका एक रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट बीजेपी की ना होने के कारण हम पूरी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। कोशिश हालांकि पूरी रहती है कि सारी समस्याओं का समाधान कर सकें, परंतु सीमित बजट मान लो, सीमित संसाधन मान लो, उसके बावजूद भी हम दिन रात प्रयास करते हैं, परंतु 100 लोगों में से हम 60-70 लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। फिर भी 30-40 लोगों की समस्याएं बनी रह जाती है, क्योंकि हमारे पास हम भी मजबूर हैं, हमारे हाथ भी पूरी तरह वो नहीं है कि हम जो चाहें सब कुछ कर पाएं। तो पार्षद बनने से पहले एक चीज होती थी कि हम सब कुछ समस्याओं का समाधान कर देंगे, पर पूरी समस्याओं को समाधान करना मेरे ख्याल में मुश्किल है। हालांकि नामुमकिन नहीं है, प्रयास अभी भी जारी है, पर कर रहे हैं हम हमारा प्रयास। जैसा कि एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, आपका प्रेरणा स्रोत आपके जीवन में कौन रहे? बेसिकली मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पापा, माय फादर, जो हमेशा से मेरे साथ रहे हैं। किसी भी परिस्थिति हो, किसी भी वो हो, हमेशा उन्होंने मुझे सीखने को दिया है, समझाने को दिया है, लोगों में कैसे रहना है। मेरे पापा ने जब मैं चुनाव लड़ा था लास्ट टाइम पे, जब हमारी मीटिंग थी, उस दिन भी मेरे को उनको भाषण के लिए बोला कि हालांकि वो कभी भाषणबाजी करते नहीं है, उनको आता भी नहीं है। उन्होंने बस उनके भाषण में एक ही चीज़ बोली कि बेटा, राजनीति में आप आ रहे हो, अभी भी चुनाव के 2 दिन हैं, शेष है, अभी भी तू मना कर देना। यदि राजनीतिक, जैसा कि उन्होंने सुना कि करप्ट ज्यादा होती है, यदि तूने ऐसा किया तो अभी भी मना कर देना, बाकी 2 दिन बचे हुए चुनाव के, तू मत लड़े अभी भी, परंतु सच्ची राजनीति करेगा, ईमानदारी से करेगा तो ही तू राजनीति में आगे कदम बढ़ना। तो ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। तो बेसिकली मेरे पापा माई आइडियल है। जैसा कि हर वार्ड में कहीं ना कहीं समस्याएं आती है, वो अपने पार्षद के पास जाते हैं। आपके वार्ड में ऐसी क्या क्या समस्याएं थी? समस्याएं वैसे मेरे वार्ड में 90% समस्याओं का समाधान रहता है, लगभग सारे लोग संतुष्ट भी हैं। कुछ समस्याएं होती है, जैसे गर्मियों में पानी की समस्याएं काफ़ी रहती है। बेसिकली गर्मियों में प्रताप नगर में बहुत ज़्यादा पानी की समस्याएं रहती है। हर दिन आए दिन कभी पानी कम आ रहा है, कभी ज़्यादा है। हालांकि जो कचरे संबंधी समस्या, साफ सफाई, ये मैं रेगुलरली मेंटेन कर लेता हूँ। और रही बात कुछ जगह रोडे, तो रोडों का सीमित बजट होने के बारे में पूरे कुछ क्षेत्र में अभी तक रोडों का काम पूरा नहीं हो पाया, जो कि रेगुलरली प्रयास कर रहा हूँ मैं। हालांकि मेरे वार्ड में अभी तक 14 करोड़ के काम हुए हैं, जो कि शायद ग्रेटर में सबसे ज़्यादा काम हुए हैं। मैंने मेरे वार्ड में 25-30 कॉलोनी में सीवरेज का काम जेडीए से करवाया है। हाउसिंग बोर्ड से मैंने काफ़ी पार्कों में जिम झूले डेवलपमेंट करवाया है। हाउसिंग बोर्ड से रोडें बनवाई। नगर निगम से भी हमारे को
जो सीमित बजट मिला उसमें रोडें बनवाइए, सौंदर्यीकरण का काम मैंने करवाया, टाइल्स का काम मैंने करवाया, काफ़ी काम जो मैंने करवाए हैं और काफ़ी काम अभी पेंडिंग भी है जो मैं करवाऊंगा। राजस्थान की वर्तमान राजनीति को आप किस नज़र से देखते हैं? राजस्थान की वर्तमान राजनीति जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा चल रही है, जिसका कि लोगों में, आम लोगों में कोई क्रेज नहीं है। ये नरेगा में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को ले जाकर वहां बीड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, कोई मतलब सेंस है नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि 2023 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। सतीश पूनिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और हाईकमान को पता है कि राजस्थान रिकॉर्ड तोड़ वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और इस बार नए युवा चेहरों को भी मौका मिलेगा राजस्थान की उसमें राजनीति में। तो यही है कि राजस्थान इस बार कंप्लीटली कांग्रेस मुक्त रहेगा। 2023 के चुनाव में आपको सबको ये देखने को मिलेगा। जैसा कि राजस्थान में भाजपा की ओर से भी जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, आपके हिसाब से जन आक्रोश रैली क्या है और इसका क्या क्या उद्देश्य है? जन आक्रोश रैली बेसिकली आम पब्लिक तक ये पहुंचाना है कि कांग्रेस सरकार में आज कितने क्राइम, मतलब आप शुरू से इतिहास उठा के देखोगे तो आज क्राइम पीक पर है। मैं पूरे राजस्थान की बात ना करके मेरे वार्ड की भी बात करूं तो आए दिन मेरे पास आम पब्लिक का फोन आता रहता है, साहब हमारे चोरी हो गई, पेट्रोल चोरी हो गया, आज हमारे ये चोरी हो गया, हमारी ये चोरी हो गया। मतलब डेली मेरे को 2-3 फेस ऐसे करने पड़ते हैं। तो क्राइम, मतलब अपराधियों में कोई भय रहा ही नहीं है। पुलिस शांति से पड़ी है, बैठी है, कुछ कर नहीं रही है और आराम से क्राइम बढ़ता जा रहा है। आज आप देख लो, हर दिन न्यूज़पेपर में या टीवी में 2 से 3 बलात्कार डेली हो रहे हैं, 2 से 3 खून अभी आपने ताजा देखा, पहले आनंदपाल, फिर अब ये ताजा मर्डर केस। मतलब इनमें ये देखो आप, मतलब पब्लिक में गुंडाओं में बिल्कुल भय नहीं है पुलिस का, खुलेआम गोलियां चल रही है। तो राजू ठेठ के आप एग्जांपल ले सकते हो जो कि खुले में हुआ भी। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि पुलिस का लोगों में भय, मतलब गुंडों में भय नहीं रहा और आम पब्लिक में जरूर भय है पर गुंडों में तो बिल्कुल भी नहीं रहा, क्राइम वालों में। जैसा कि आपके यहाँ पे भी जगतपुरा में भी कई चोरियां होती है, आए दिन चोरी की घटना होती है, आपकी ओर से या प्रशासन की ओर से उस पर क्या कार्रवाई है? हमारी ओर से बेसिकली यही कार्रवाई होती है। हम इंचार्ज को फोन करते हैं, इंचार्ज साहब बोलते हैं कि कर रहे हैं कार्रवाई। बाकी हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ चोरियां ज्यादा बढ़ रही है वहाँ कोणों पे उन पे कैमरे की व्यवस्था करवाएं, वो जो भी उनकी सुविधा हो सके। हम PCR को बोलते हैं कि राउंड अप लिया करो आप बार बार वार्ड के अंदर। तो हमारा तो बेसिकली काम यही है। बाकी फिर पुलिस अपने स्तर पर कितना कर पाती है नहीं कर पाती है, उस हिसाब से लग नहीं रहा कि वो पूरी मेहनत कर पाती, क्योंकि चोरियां रुक नहीं रही है उससे। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि इस सरकार ने मतलब अपराधियों में भय बिल्कुल खत्म कर रखा है। जैसा कि आपके वार्ड की प्रमुख समस्या है, मेरे को देखने को मिला कि पानी की समस्या यहाँ बहुत ज्यादा है, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पाता। इसके लिए आपका क्या प्रयास है? इसके लिए हमारा प्रयास है बेसिकली, जहाँ पाइपलाइंस थी वहाँ पे कुछ जगहों पे हमने पाइपलाइन से बोरवेल्स और करवाए हैं और क्या नाम से PhD ऑफिस से हमने जो पानी की सप्लाई होती है उसको भी बढ़वाया है। हालांकि गर्मियों में वो समस्या रहती है, सर्दियों में इनमें तो समस्या को समाधान हमने कर दिया है। गर्मियों में बेसिकली समस्या इसलिए होती है क्योंकि पानी की खपत ज्यादा होती है और वहाँ बिशलपुर की लाइन में पानी जितना ही है, जितना सीमित होता है। हालांकि उसको बढ़ाने हम प्रयास करेंगे इस बार गर्मियों में, परंतु अब कोचिंग अब आया हुआ है तो कोचिंग अब से पब्लिक भी बढ़ेगी। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। मैंने महेश जोशी जी को लेटर लिखा है कि साहब यहाँ पे 50, 60, 70 हजार स्टूडेंट्स की आवक बढ़ेगी तो उससे मेरे वार्ड में पानी की समस्याएं ज्यादा होगी, इसलिए आप इसका पहले से कुछ समाधान करें। देखते हैं क्या होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।